गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th यूपी के लिए साइंस की क्लास है। बायोलॉजी में हम लोग आनुवंशिकता पढ़ रहे थे। तो आनुवंशिकता में हमने जो है वो मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद विकास के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें आपको भृंगों का एग्जाम्पल बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग जो है आनुवंशिक और उपार्जित लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले उपार्जित लक्षणों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहलवान है, उसने मेहनत की, एक्सरसाइज किया, बढ़िया भोजन ग्रहण किया, उसका शरीर स्वस्थ बढ़िया है, वो शरीर से मजबूत दिखता है। तो क्या उसके होने वाली संतान जो उससे पैदा होगी वो भी उसके जैसी पहलवान होगी, कि उसको भी उसी तरह मेहनत करना पड़ेगा पहलवान बनने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, इसको लैमार्क ने कहा, उसमें कई एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ। बीजमान ने एक प्रयोग किया, उन्होंने चूहे की दुम को काटना शुरू किया। हर पीढ़ी में जो नया चूहा पैदा होता था, पैदा होते ही उसकी दुम काट देते थे। अब उससे जो चूहा पैदा होता था वो भी दुम वाला होता था, उसको भी काट देते थे, उसकी भी दुम। ये लगातार इन्होंने कई पीढ़ियों तक ये किया, लेकिन पूंछ जो है उनकी गायब नहीं हुई। चूहों की पूंछ उसी तरह, यानी उनकी दुम उसी तरह आती रही। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो उपार्जित लक्षण, यानी जिसको हम परिस्थिति बस अर्जित करते हैं, वो वंशागति नहीं होती है, यानी वो आपके डीएनए में नहीं आएगी, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगी। क्योंकि जब जीव जब धरती पर पैदा होता है तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस परिस्थिति के हिसाब से वो अपने शरीर में बदलाव ले आता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन वो फिर उसकी आने वाली संतान में वही लक्षण दिखेंगे आपको? ऐसा संभव नहीं। तो कहने का मतलब, उपार्जित लक्षण वे लक्षण जो आपको पृथ्वी पर आने के बाद परिस्थिति बस जो लक्षण आपके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, या आप अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर की संतान डॉक्टर नहीं हो सकती, या गणितज्ञ की संतान गणितज्ञ नहीं होगी, उसके संतान को भी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और गणितज्ञ के संतान को भी गणित की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब वो गणित के कौशल में उसके जैसा होगा। तो ये उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण जो धरती पर पैदा होने के बाद व्यक्ति ग्रहण करता है और अपने कौशल से उसको सीखता है, अपनी मेहनत से उसको सीखता है। तो ये लक्षण जो है वो वंशागति नहीं होते, क्योंकि वो डीएनए में नहीं जाते। अब आइए आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षणों में जैसे घुंघराले बाल और नीली भूरी आंखें, ये एक विशिष्ट लक्षण है जो उनके माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, क्योंकि ये उनके जीन्स पर होते हैं। तो ये आनुवंशिक लक्षण है। उपार्जित लक्षण जो धरती पर आने के बाद आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, और आनुवंशिक लक्षण जो आपको माता पिता से उनके डीएनए के थ्रू आपको मिलता है। तो जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनकी वंशागति नहीं होती, और बल्कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब आइए, मैंने बताया था, पिछले क्लास में ही बताया था कि उपार्जित लक्षण और वंशागत लक्षणों पर जो है लैमार्क और डार्विन ने बहुत सारा काम किया। हालांकि आपकी बुक में उसमें लैमार्क वाद और डार्विन वाद पर डिटेल में चर्चा नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताना जरूरी है, क्योंकि उसके संदर्भ में चीज़ें हैं। तो डार्विन जो है एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए 22 वर्ष की उम्र से ही जो है जहाज से यात्राएं करना शुरू किया उन्होंने, और काफ़ी समय तक उन्होंने जो है यात्रा किया, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास। उसमें उन्होंने
सारी चीज़ों को जो है प्रकाशित किया। लेकिन डार्विन का परिचय जो है मेंडल के किए गए कार्यों से नहीं था, तो विभिन्नता से उनका कोई कंसल्ट नहीं हो पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए वो। तो डार्विन ने जो है वो आनुवंशिक लक्षणों की बात की और लैमार्क ने जो है उपार्जित लक्षणों की बात की। तो पहले हम बुक से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ना है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी दहकते हुए आग के गोले के समान थी। काफ़ी समय तक पृथ्वी पर बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, नदियाँ और समुद्र बने। इसके बाद स्वतंत्र गैसों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अकार्बनिक पदार्थों से जीव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, अमीबा जैसा जीव जल में उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में स्टैनले मिलर का प्रयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रयोगशाला में ही उस समय की प्राकृतिक परिस्थितियों जैसी परिस्थितियां क्रिएट की और तड़ित यानी बिजली का वो जो है स्पार्किंग करवाया। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति को प्रूव किया, उन्होंने प्रयोगशाला में ही जीव को पैदा किया। तो आइए पहले इसको बुक से सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तब फिर आपको होमवर्क देते हैं। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि बुभुक्षण के कारण भृंगों के यानी भूख के कारण भृंगों के शरीर के भार में कमी आती है, तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः बुभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हो तो इसे विकास की संज्ञा नहीं दिया जा सकता। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत न होना है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव, क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कहा जा सकता। आइए यह जानने के लिए कि अर्जित अनुभव यानी लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहे का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ वाले यानी पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि आनुवंशिकता एवं वंशानुगत, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, का ज्ञान जैव विकास को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। यह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे, तो ये दोनों एक दूसरे के सिद्धांतों को नहीं जानते थे, इसलिए उसमें मदद नहीं मिली उनको। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगत की कार्यविधि का पता चला, परंतु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई
से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बनी थी। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था, अलग था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक यानी प्राचीन काल के वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे आकाश में बिजली। 1 सप्ताह के बाद 15% कार्बन यानी मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? ये आज का होमवर्क है आपके लिए। उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपार्जित लक्षण जो आप अपने कौशल से प्राप्त करते हैं, आनुवंशिक लक्षण जो आपको अपने माता पिता से मिलते हैं। डार्विन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इसको डिटेल में लिखिएगा। तो ये आज आपका होमवर्क है। अभी आपने उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में भी स्टैनले मिलर का प्रयोग देखा और डार्विन के सिद्धांतों के बारे में भी हल्का फुल्का अध्ययन किया। तो जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको आप लिख कर डालिएगा और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।